हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब में। आज हम समास और उसके भेद के बारे में ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समास का शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जहाँ तक इसमें लिखा हुआ है कि संक्षेप में यानी समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी वाक्य होता है उसको जो है हम लोग अगर जो अलग अलग करके पढ़ते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उसको अगर जो हम एक में मिला देते हैं यानी कि संक्षेप में कर देते हैं तो वही जो है समास कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से इसको देखते हैं कि राजपुत्र है, तो राजपुत्र एक जो है संक्षेप में किया हुआ शब्द है, और इसी को अगर जो हम अलग अलग करके पढ़ते हैं तो वो जो है राजा का पुत्र हो जाता है। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई भी आजकल बोलना पसंद नहीं करता। आजकल क्या, पहले भी कोई भी बड़ा शब्द बोलना पसंद नहीं करता। तो ज़्यादातर लोग ऐसे बोलेंगे कि राजपुत्र जा रहा है, ये कभी नहीं बोलेंगे कि राजा का पुत्र जा रहा है। इतना बड़ा शब्द कभी नहीं बोलेंगे। तो उसी प्रकार है कि जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो हम लोग भी इतना बड़ा शब्द नहीं बोलेंगे कि हम रसोई के लिए जा रहे हैं या रसोई वाले घर में जा रहे हैं। तो हम लोग सीधे से शॉर्टकट बोलेंगे यानी कि संक्षेप में करके बोलेंगे कि हम लोग रसोई घर जा रहे हैं। तो ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा है कि आप लोग इससे समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द को हम अगर जो छोटा कर देते हैं, संक्षेप में कर देते हैं, तो वो हो जाता है समास। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है पद की प्रधानता के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। ये पेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर जो इसको अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको पूरा समास काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका पद की प्रधानता के आधार पर कैसे इसका वर्गीकरण यानी कि इसको बांटा गया है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद का मतलब होता है कि जैसे एक पद हो गया राजकुमार, एक पद हो गया। ठीक है, तो इसका जो हम अलग करते हैं राज, तो ये पूर्व पद हो गया, और कुमार जो है ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, राजकुमार एक पूरा शब्द है, और उसको जो है हम एक पहला इसका जो है राज है वो अलग करते हैं तो ये पूर्व पद हो जाता है, और अगर जो कुमार को अलग करते हैं तो ये बाद वाला पद यानी कि दूसरा पद यानी उत्तर पद होता है, और ये राजकुमार पूरा अगर जो हम पढ़ते हैं तो ये समस्त पद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है अव्ययी भाव समास में कि अव्ययी भाव समास में इसका पूर्व पद यानी कि पहले वाला पद प्रधान होता है, और उसी प्रकार तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद यानी कि जो बाद वाला पद, जैसे कि हमने बताया था राजकुमार, तो राज इसमें प्रधान न होके कुमार जो है इसमें प्रधान यानी कि उत्तर पद जो है प्रधान हो जाता है यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो वो जो है तत्पुरुष समास की पहचान होती है, और कर्मधारय समास तथा द्विगु समास की भी, यानी कि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर यानी कि बाद वाला पद जो है ये प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में पूर्व यानी पहला पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद यानी कि द्वंद्व समास का एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे रात दिन। ठीक है, तो रात और दिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और विलोम भी हैं। ठीक, तो इसमें दोनों पद यानी रात भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना दिन है इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास की पहचान है। और बहुब्रीहि समास में ये होता है कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें जो है इसको मिलाकर किसी तीसरे पद की रचना होती है तो वो प्रधान होता है। ठीक है, जैसे लिखा है दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर अगर जो कोई तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है तो वो पद प्रधान होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। अगर जो आप लोगों ने इसे याद कर लिया, इस पर ध्यान दिया, तो आप लोग पूरे समास को आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और कहीं भी आए समास की पहचान करने के लिए तो आप लोग अच्छे से उसको पहचान लेंगे, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि समास की परिभाषा। ठीक, तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? समास दो अथवा दो से अधिक मिलकर, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। यानी कि समास वह क्रिया है कि कम से कम शब्दों में, यानी कि हम थोड़े शब्दों में काफ़ी अधिक अर्थ को प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जान बिहारी के दोहे पढ़े होंगे, तो बिहारी के दोहों के लिए किसी ने कहा है कि बिहारी के दोहे जो है गागर में सागर है, सागर के समान है। यानी कि वो बहुत कम शब्दों में, यानी बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बातों को कह लेते हैं और उसके बाद उसका अर्थ जब हम व्याख्या करते हैं तो उसका अर्थ काफ़ी विशाल होता है, यानी बड़ा होता है। ठीक है, तो बिहारी को समास की प्रक्रिया काफ़ी अच्छे तरीके से आती थी, इसलिए उन्होंने अपने जो बिहारी का जो पूरे दोहे हैं उन्होंने अपने समास के अंतर्गत ही लिखा हुआ है। यानी कि कम शब्दों में उन्होंने अपने जो बातें हैं उसको अच्छी तरह से व्यक्त किया है। तो समास का अर्थ यही होता है कि किसी भी बड़े वाक्य को, बड़े शब्दों को, उसको संक्षेप में करना, एक में करना ही समास कहलाता है। यानी कि कम से कम शब्दों में अपने बहुत सारी बातों को हमें प्रकट करना, लोगों को समझाना, लोगों तक पहुंचाना, ये समास कहलाता है। आइए अब समास के भेद के बारे में देखते हैं। तो समास के कितने भेद यानी कि कितने प्रकार होते हैं? तो पहला पद है इसका जो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। यानी कि समास के पूरे 6 भेद होते हैं। ठीक है, और 6 भेद आप लोगों ने अभी देखा कि पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें इसका क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में इसका भी उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। और द्विगु समास ये जो है संख्यावाची होता है इसकी पहचान के लिए, और द्वंद्व में इसका दोनों पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में इसका न पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इससे ये दोनों पद से मिलकर किसी तीसरे पद की जब रचना होती है तो वो पद प्रधान होता है। ठीक है, वैसे तो समास के 4 ही भेद माने गए हैं। पहला जो है अव्ययी भाव समास माना गया है और दूसरा तत्पुरुष समास माना गया है, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। ठीक है, तो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा जो है द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास, और तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास माने जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो है 4 ही हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो मेन हम उत्तर देते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, और उसको अगर जो विस्तार में हमें लिखना हो, बताना हो, तब हम बता सकते हैं कि समास के मेन जो है 4 ही भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि अव्ययी समास किसे कहते हैं, अव्ययी समास की क्या परिभाषा है और क्या पहचान है। वैसे तो हमने आपको अभी पहले ही पेज में, पहला पेज का जो मेन था उसमें का जो वर्गीकरण था उसमें ही हमने सारे समास को पहचानने का तरीका बता दिया था, और उसी का विस्तृत रूप हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अव्ययी समास की पहचान और उसकी परिभाषा क्या है? अव्ययी भाव समास अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। अव्यय, इसके नाम से ही हमें अर्थ स्पष्ट आ जाता है इसका कि अव्यय यानी जिसका कोई व्यय ना हो, यानी कि किसी भी शब्द को खर्च न किया जा सके, व्यय न किया जा सके। व्यय मतलब खर्च, यानी उसका रूप परिवर्तन न किया जा सके, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। संज्ञा मतलब नाम के योग से बनता है, और इसका क्रिया विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम पद यानी कि जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, और इसमें समस्त पद का रूप किसी भी, यानी कि जब ये रूप बन जाता है समस्त पद यानी कि जो पूरा पद होता है, इसका रूप किसी भी लिंग, किसी भी वचन के कारण नहीं बदलता है। कोई भी लिंग हो और कोई भी वचन आ जाए, अगर जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत शब्द बनता है तो वो कभी नहीं परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, अव्यय यानी कि इसका कोई व्यय नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई परिवर्तन नहीं।
ठीक है। इसकी पहचान देखते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में समस्त पद यानी कि पूरा पद जो है अव्यय बन जाता है, यानी कि बिना व्यय के, बिना परिवर्तन के बन जाता है। अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है, यानी कि अगर जो हम समास लगा दिए तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसका रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह होता है कि कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे अरे, ये सभी जो हैं विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास में विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है। और एक मैं बताना चाहूँगी आपको अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि इसका जो पहला पद होता है उसमें उपसर्ग लगा रहता है। तो जहाँ भी पहले पद में उपसर्ग लगा रहेगा तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये उपसर्ग लगा हुआ है, ये अव्ययी भाव समास है। यानी कि जब उपसर्ग लगता है तो उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इसे अव्ययी भाव समास को हम उदाहरण से काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे प्रत्येक दिन है, ठीक है। प्रत्येक दिन एक शब्द है अलग सा, और इसको हम जो है इसको समास करते हैं तो ये बन जाता है प्रतिदिन। ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी बताया कि उपसर्ग और अव्यय, यानी कि पहला पद जो है उपसर्ग रहेगा, यानी कि प्रति जो है, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, प्रति जो है वो उपसर्ग है। ठीक है। और प्रति का हम उसको व्यय नहीं कर सकते, यानी अव्यय, यानी कि इसका रूप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें पहला पद में उपसर्ग लगा हुआ है और ये अव्यय है, इसको हम प्रति को किसी भी वचन और किसी भी काल में बदल नहीं सकते, वैसे का वैसे ही रहेगा, ये जैसा ये बना हुआ है। तो प्रतिदिन, प्रति में उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप लोग तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि प्रति में उपसर्ग लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार आजन्म है, तो आजन्म को अगर हम विस्तार में लिखेंगे तो जन्म से लेकर और उसको संक्षिप्त यानी समास करेंगे तो आजन्म हुआ। तो आजन्म का जो आ है वो उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये अव्ययी भाव समास हुआ। और उसी प्रकार पेट भरकर एक बड़ा सा शब्द है और उसको अगर जो हम संक्षिप्त में करते हैं तो वो हो गया भर पेट। ठीक है। तो भर पेट में भर जो है एक उपसर्ग है, तो अभी आप लोगों ने पहचान लिया कि भर जो उपसर्ग है, और भर को हम किसी भी कंडीशन में पर इसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है। उसी प्रकार डर के बिना एक बड़ा सा वाक्य है और इसको हम क्या कहते हैं, संक्षेप करते हैं तो ये हो गया निडर। निडर का अर्थ होता है डर के बिना। तो यहाँ जो नी है वो उपसर्ग है और नी जो है अव्यय भी है, क्योंकि नी को हम किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, वो नी जो है नी ही रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार हर वर्ष को हम संक्षेप में करके बोलते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है। तो प्रतिवर्ष में जो प्रति है ये उपसर्ग है और इस प्रति जो है अव्यय शब्द है, इसका भी रूप परिवर्तन नहीं होगा। और आगे आइए हम उदाहरण देखते हैं मतलब के बिना, यानी कि अगर जो मतलब के बिना तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में यानी समास करके बोलते हैं बेमतलब। तो इसमें जो बे है वो उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। तो भी आप लोगों ने अभी पहचान लिया कि बेमतलब में जो बे है ये उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग की पहचान, उपसर्ग जो जिस वाक्य में पहले में उपसर्ग लगा रहता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक। और उसी प्रकार रूप के योग्य इतना बड़ा शब्द है, इसको अगर जो हम समास करके बोलेंगे तो अनुरूप हो गया। तो इसमें अनुरूप में जो अनु है वो उपसर्ग है, और जब उपसर्ग आया तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से पहचान लिया कि ये तो ज़रूर अव्ययी भाव समास ही है, कोई और समास नहीं है, क्योंकि मैम ने यही बताया है जहाँ पे पहले पद में उपसर्ग लगा रहता है और उसका उपसर्ग यानी कि जो उस उपसर्ग जब लग जाता है और उसके बाद जो दूसरा है अव्यय है, तो जब अव्यय हो जाता है तो ये दोनों पहचान जो है अव्ययी भाव समास के ही हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अव्ययी भाव समास अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए अब हम जो है नेक्स्ट समास तत्पुरुष समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास क्या कहता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें बाद का
अथवा उत्तर पद यानी कि दूसरा पद बाद, यानी कि जो मैंने उदाहरण पहले ही बताया था राजकुमार में, जो इसमें राज जो है पहला पद और कुमार जो है उत्तर पद, यानी कि जब उत्तर पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह मैंने अभी आपको बताया, कर्ता का ने, कर्ता ने, कर्म को, करण ने से के द्वारा, यानी कि जो को, ने, से के द्वारा, का, की, के, में, पे, पर, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो इसमें कारक चिन्ह भी नहीं लगता है। तो तत्पुरुष समास को आप लोगों ने पहचाना कि वो जो है तत्पुरुष समास में इसका उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है और इसमें जो है कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाता है। अब आइए हम इसको उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं कि जैसे राजकुमार एक शब्द हो गया राजकुमार, इसका हम बहुत ही विस्तृत में बोलेंगे, विस्तार में बोलेंगे तो हो गया राजा का कुमार। ठीक है, तो राजा का कुमार को अगर जो हम समास कर देते हैं तो ये राजकुमार हो जाता है। तो इसमें जो वो चिन्ह लगा हुआ है, क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है का, तो विभक्ति चिन्ह का जो है इसका लोप हो जाएगा, जैसा कि इसके परिभाषा में ही ये दिया गया है यहाँ पे कि क्या नाम है, तत्पुरुष समास में जो बीच का विभक्ति चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है। तो राजकुमार जब हम क्या कहते हैं, राजकुमार शब्द हम बोलते हैं अगर जो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि राजकुमार यानी कि राजा का कुमार। ठीक है, तो कुमार यानी कि पुत्र, उनका लड़का, यानी कि राजा का लड़का, राजा का कुमार। ठीक है, तो इसका जो मेन पद क्या है, कुमार जो है इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसका उत्तर पद ही जो है मेन है, यानी कि राजा का कुमार यानी राजा का पुत्र, इस पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, उस प्रकार रचनाकार हम देखते हैं कि रचनाकार में है रचना को करने वाला, यानी कि वाला, चौथी विभक्ति को, ये सब जो है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो रचनाकार का जो अगर जो हम रचनाकार बोलते हैं तो इसमें जो है इसका भी उत्तर पद प्रधान है, यानी कि रचना को करने वाला कोई तीसरा। ठीक है, तो इसका उत्तर पद प्रधान है, तो ये भी आप लोगों ने पहचान लिया कि ये तत्पुरुष समास है। इसी तरह हम लोग गंगा जल को देखते हैं, तो गंगा जल को जो है अगर जो हम इसको विस्तृत में यानी कि विस्तार में बोलते हैं तो गंगा का जल होता है, और इसको अगर जो हम संक्षेप में कर देते हैं तो हो जाता है गंगा जल। तो गंगा जल के बीच का जो विभक्ति चिन्ह है का, वो हट जाता है। ठीक है, तो और उसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जल प्रधान होता है। गंगा जल यानी कि गंगा जल अगर जो हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत यही इमेज बन के आती है कि गंगा का जल, ये गंगा का पानी। ठीक है, तो इसमें मेन उत्तर पद प्रधान होता है। उसी प्रकार रसोई घर है, तो रसोई के लिए घर, इसमें जो के लिए है इसका जो है लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो वो बन जाता है संक्षेप में समास करके वो बनता है रसोई घर। उसी प्रकार भय से मुक्त एक बड़ा सा शब्द है, इसका जो हम वो संक्षेप में बोलेंगे, समास करके बोलेंगे तो इसका जो है बीच का जो कारक चिन्ह है वो हट जाएगा, भय मुक्त बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, नगरवास, नगर में वास, नगर में जो में है विभक्ति चिन्ह यानी सप्तमी विभक्ति, ये बीच का लोप हो जाता है यानी गायब हो जाता है, तो हो जाएगा नगरवास। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये तत्पुरुष समास को भी अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, क्योंकि इसमें जो बीच का जो विभक्ति चिन्ह है वो गायब हो जाता है और इसका उत्तर पद यानी कि जो इसका बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। अब व्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में जो बीच का विभक्ति चिन्ह होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद, यानी कि अब जो है हम क्या कहते हैं, जो तत्पुरुष समास के भेद के बारे में देखते हैं। तत्पुरुष समास एक बड़ा समास है और उसके नाम के आधार पे विभक्ति का नाम यानी कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ये विभक्ति, तो इसके नाम के आधार पे हम लोग समास के तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष यानी को, इसका चिन्ह है करर तत्पुरुष। दूसरा इसका क्या नाम है, ने, से के द्वारा इसका चिन्ह है।
संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी विभक्ति यानी के लिए, अपादान से अलग इसका वो रूप है पंचमी, और संबंध तत्पुरुष यानी षष्ठी विभक्ति है इसका, और अधिकरण में पै पर इसका सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो इन सब में तत्पुरुष समास के कई शब्द बनते हैं। तत्पुरुष समास की हम विस्तृत चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग फिलहाल यही पढ़िए कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, और आगे इसकी विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, इसके उदाहरण को हम देखते हैं और परिभाषा को देखते हैं। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर यानी कि जो इसका बाद वाला पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान व उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, वह कर्मधारय समास हो। यानी कि इसको हम पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक शब्द आ रहा है तो इसमें जो है उपमेय और उपमान का संबंध हो, यानी विशेषण विशेष से का संबंध हो। ठीक है, तो वो जो है कर्मधारय समास होता है। आइए इसे हम क्या कहते हैं, उदाहरण को अगर जो देखेंगे, उदाहरण पर ध्यान करेंगे तो हम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी आसान सा समास है ये। आइए देखते हैं हम। चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक है, तो इसमें ये पहला उदाहरण दिया है, चरण कमल यानी कमल के समान चरण है। तो कमल जो है, कमल चरण की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, इसमें तुलनात्मक है, यानी कि उपमेय और उपमान उपमेय और उपमान इसमें पूरा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमारी चरण यानी कि कमल, चरण जो है हमारी, इसकी तुलना किससे की जा रही है, कमल से। तो कमल के समान चरण। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, कनक लता। ठीक है, यानी कि जो लता है वो कैसी है, कनक के समान, सोने के समान, यानी कनक की सी लता। ठीक, उस प्रकार हम देखते हैं कमल नयन, यानी कमल के समान नयन। नयन मतलब आँख होता है, तो जो हमारे आँख यानी नयन की तुलना किससे की गई है, कमल। यानी कि यहाँ भी इसमें तुलनात्मक वर्णन किया गया है, यानी कि उपमेय और उपमान को दिखाया गया है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, प्राण प्रिय, यानी प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, इसमें भी आपको साफ साफ दिख रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं चंद्रमुख, दूसरा उदाहरण। तो चंद्रमा के समान मुख, मुख मतलब चेहरा, चेहरा फेस हमारा, तो वो होता है चंद्रमा के समान मुख, यानी मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, मृग नयन। ठीक है, तो नयन की तुलना किससे की गई है, मृग। मृग से इसलिए की गई है कि नयन चंचल होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ नज़र पड़ती रहती है, यानी कि निगाहें जाती रहती हैं। तो हमारे नयन की तुलना किससे की गई है, मृग किससे की गई है। अब हो गया देह रूपी लता, यानी कि देह लता, ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत है, यानी कि इसमें भी उपमेय और उपमान को दिखाया गया है। लाल मणि, इसमें भी उपमेय और उपमान को दिखाया गया है। जैसे क्या नाम है, मणि कैसी है, लाल है। ठीक है, तो मणि की तुलना जो है किससे की गई है, लाल से, और लाल की तुलना मणि से, यानी कि जो कलर है क्या नाम है, उसको दिखाया गया है कि मणि के समान, मणि जो है लाल है, या फिर लाल मणि, मतलब ये पूरा इस वाक्य में यही दिखता है कि क्या कहते हैं, तुलना किया गया है, यानी कि उपमेय का उपमान से तुलना की गई है। उसी प्रकार है परमानंद, यानी कि हमारा आनंद कैसा है, परम है एकदम, यानी कि आनंद की तुलना किससे की गई है, परम, यानी कि परमात्मा से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या नाम है, हमारे जो है कर्मधारय समास। आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ चुके होंगे, क्योंकि इसमें कर्मधारय समास में यही है इसके पहचान कि इसके वाक्य में जो है उपमेय, उपमान और उपमेय को दिखाया जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ बचे हुए समास को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।